नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। खबर वाकई गर्म है। लाहौर हो, आगरा हो, उफा हो या फिर शर्म अल शेख, भारत ने जब कभी भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हर दफे भारत को मिला है सिर्फ और सिर्फ धोखा। ना पाकिस्तान ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की और ना जकीउर रहमान के खिलाफ कार्रवाई की। और अब खबर है कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर भी आजाद खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान डबल क्रॉस करता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की नीयत पर अब आगे और भरोसा करना सही होगा और इन हालातों में किसी भी स्तर की बातचीत का क्या कोई मायना रह जाता है। इन तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हम करेंगे आज। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा साहब आ गए हैं हमारे स्टूडियोज में। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ हैं, आप पूर्व राजदूत हैं। और हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं अमृत कपूर साहब, आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आज इस बहस में जुड़ रहे हैं। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं पठानकोट हमले के लिए जिम्मेदार मौलाना मसूद अजहर और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिली, वो रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर बेरोक टोक पाकिस्तान में घूम रहा है। न गिरफ्तार हुआ मसूद अजहर, न हिरासत में लिया गया मसूद अजहर। पाकिस्तान ने नहीं की मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई। I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह के पास मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की कोई जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। पठानकोट हमले के बाद भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को दिए, उनसे साबित हो गया कि पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। हमले के पीछे जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर का हाथ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा दिया था कि आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। पाकिस्तान से खबरें आई कि मौलाना मसूद अजहर और जैश के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मसूद अजहर को हाउस अरेस्ट करने की खबर बेबुनियाद थी। जैश के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इस कार्रवाई का पठानकोट हमले से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार को भी पाकिस्तान की ओर से मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई। We do not have any information regarding the arrest of Maulana Masood Azhar. हाफिज सईद, जकीउर रहमान और अब मौलाना मसूद अजहर, किसी के खिलाफ सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों के मुताबिक अब भारत सरकार पाकिस्तान को जैश और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ 170 पन्नों का डोजियर सौंपने जा रही है। लेकिन सवाल पाकिस्तान की नीयत पर है। क्या हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान धोखा देगा और इन हालात में पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर बातचीत का क्या मतलब रह जाता है। बहुत हो गया, कहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा करें तो क्यों करें। एक भी ऐसी पुख्ता वजह नहीं है जो हमें यह बताती है कि पाकिस्तान पर हमें भरोसा करना चाहिए। अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आऊंगा। आप पूर्व राजदूत रहे हैं, इस नाते से आपसे पहला सवाल पूछना ज्यादा मुफीद भी है। आखिरकार पाकिस्तान से हम दगा कब तक खाएंगे। सवाल अहम यह है कि क्या कई दफे हम अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान तो फरेबी मुल्क है। जी देखिए, हमारे जो पुराने तजुर्बे रहे हैं, पुराने जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। जो हमें वहां पर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। जो पाकिस्तान ने कहा है जो वो इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो 2001 में देखा जाए, 2008 में देखा जाए। परंतु अब मेरे विचार से ये भी देखना चाहिए जो दुनिया के हालात थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हालात थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे विचार से ये बहुत जल्दी होगा अगर हम ये कहें इस वक्त जो
ये डबल क्रॉस है और हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से अभी थोड़ा जब ये फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव की जो वार्ता है इसको हमने थोड़ा सा टाला है कुछ समय के लिए, क्योंकि हम कुछ समय देना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, क्योंकि जो हमने उनसे कहा है जो आप प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, आप डिसाइसिव एक्शन लीजिएगा, जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको करके हमें बताइएगा, तो उनको थोड़ा और समय देना चाहते हैं। और आपकी अभी न्यूज रिपोर्ट में भी यही बताया गया है, जो हम एक 170 पन्ने का डॉसियर उनको सबमिट करेंगे, तो उसमें कुछ हम और एविडेंस देंगे, कुछ और उसमें बताएंगे जो क्या हुआ यहां पर, और फिर बातचीत पहले ये भी चल रही थी जो वहां से एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी, अब वो कितना आगे उसके बारे में बातचीत बढ़ी और क्या उसके बारे में होगा, तो मेरे विचार से ये देखना चाहिए जो आगे क्या हो रहा है। मेरे विचार से ये बहुत जल्दी होगा अगर हम कहें जो ये डबल क्रॉस है और हमको विश्वास नहीं, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, इसको हमें आगे तक लेकर जाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव बनाने में कहीं ना कहीं चूक गए हैं क्या, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, उसमें सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ भी थे, आईएसआई के चीफ भी थे, एनएससी भी थे, और उसके बाद मीडिया में जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन उम्दा नंबर 1 चैनल जियो न्यूज जिसे कहा जाता है, उसके संपादक हामिद मीर ने बाकायदा ट्वीट किया और ये कहा कि साहब उसको डिटेन कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो ये सब तो हवाई निकली, ये सब तो लफाजी निकली, ढाक के 3 पात, हम फिर वहीं खड़े हो गए। देखिए, ऐसे है कि जो आपने कहा कि प्रेशर, किसी भी कोई प्रेशर के नीचे तो नहीं हम आए, लेकिन जैसे अभी सज्जनर साहब ने बताया, दुनिया के जो हालात हैं वो बदल रहे हैं और इंटरनेशनल प्रेशर्स नहीं कह सकते, बट उनका कुछ ना कुछ असर तो होता ही है इंटरनेशनल अफेयर्स का, और सब जगह में इस समय जितनी कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं कोशिश की जाती है कि उनको रिजॉल्व किया जाए। तो यहां पर भी उसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया, मैं इनसे सहमत हूं कि हमें थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए, और ये चीजें होती हैं अभी जैसे वो करना भी चाहें, मेरे हिसाब से ये इतना जल्दी हमें कुछ इससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो पाकिस्तान की बेसिकली जो नीति है वो आतंकवाद के ऊपर निर्धारित है, और अगर वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा और दूसरी जितनी तंजीम है, ठीक है, उनके ऊपर अंकुश लगा दें तो उनका जो ये कश्मीर के अंदर जो ट्रम्प कार्ड खेलते रहते हैं वो खत्म हो जाएगा जी। उनकी एग्जिस्टेंस जो पाकिस्तान आर्मी की है वो इसके ऊपर है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये किसी भी हालत में दबा सकेंगे। हाँ। लेकिन हमें बातचीत का जरिया जारी रखना चाहिए। हाँ। उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं हाँ। कि हमारी जो अपनी अंदरूनी हालत है उसको आपको स्ट्रांग करना चाहिए। हर समय उनको ब्लेम मत करते रहो कि उन्होंने ये कर दिया। ठीक है, अपने आप को ठीक कीजिए। ठीक है, जफर सईद के पास चलेंगे। आप वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हैं। जफर सईद साहब, क्या आपकी जो केंद्र की सरकार है इसका कूटनीतिक दबाव बनाने की जो कोशिशें थी वो उतनी परवान नहीं चढ़ सकी कि वो पाकिस्तान से कोई पुख्ता एक्शन करवाने की बात कर सकें? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही तो बटोरी हमने, देशी विदेशी मीडिया में सरकार के प्रयासों के तहत हमने खुद को आगे तो बढ़ाया, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ाया कि पाकिस्तान से कोई कार्रवाई करवा पाए। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। आप जो भी जिस तरह की बात कर रहे हैं वो इसमें एक्चुअली बहुत गैप है सच्चाई से। आप बताइए, सच्चाई बताइए। आपका जो पॉइंट है अगर सच है तो हम उसको स्वीकार करेंगे। बताइए। हाँ, सच्चाई ये है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। अगर आपने देखिए बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे जब तक के स्वरूप जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। जब तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो भी स्पेकुलेशन था वो खत्म हो गया, इसलिए कि उन्होंने हर बात जो सवाल उठ रहे थे भारत के नागरिक के दिमाग में वो सारी जवाब दे दिए। देखिए, उन्होंने कहा कि उनको हमें कोई ये अगर प्रेस के स्पेकुलेशन से हम फॉरेन पॉलिसीज डिसाइड करें तो गलत होगा। वहां के लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं उससे कोई सरोकार नहीं। वहां का जो स्पोक्स पर्सन था जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उन्होंने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ के स्वरूप जी ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है। वो दोनों ने ये बात कही कि उन्हें मौलाना अजहर के डिटेन करने की कोई खबर नहीं है। दूसरी बात, सौरभ जी ने एक खास बात कही जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप है और हम ग्राउंड रियलिटीज मॉनिटर कर रहे हैं। हमने उनको तथ्य दिए हैं, वो लोग आना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर यहाँ पर इंडिया आना चाहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन से साथ जो ज्वाइंट कार्रवाई होगी उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और
जो हम चाहते हैं, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम जो चाहते हैं पाकिस्तान से कराएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी वो आए नहीं है। फिर हम जफर सईद साहब आपको टाइम दिया, राजीव त्यागी के पास चलेंगे। राजीव त्यागी साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारें थी, और तब अगर पाकिस्तान प्रायोजित कोई आतंकवाद हमारे देश में अटैक करता था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, यही जो भाजपा के जो नेता हैं, फायर ब्रांड नेता जो अपने आप को कहते हैं, ये कहा करते थे कि साहब कांग्रेस की सरकार कुछ कर नहीं रही है, सीमा पार आतंकवादी जो हैं वो भारतीय सीमा में घुस के सर काट के ले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार कुछ कर नहीं रही है। और आज यही भाजपा के लोग यू टर्न करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसको कैसे लेती है? देखिए, 2 अप्रैल 2014 को अमित शाह जी ने एक बात कही थी जो पीटीआई के हवाले से सभी समाचार पत्रों में छपी और न्यूज चैनल्स पे चली कि यदि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान एक भी अटैक नहीं कर पाएगा, एक भी सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा, ये उन्होंने कहा था। ठीक है। और इसके साथ साथ 2014 में जो आपने कहा कि किस तरह के वक्तव्य पाकिस्तान को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी के होते थे या भारतीय जनता पार्टी के होते थे, 1 सर के बदले 10 सर, 56 इंच का सीना, लाल लाल आंखें, ये सब हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि शहीदों पर, आतंकवादियों पर और देश की विदेश नीति पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसको लेकर के चुनाव में कहीं भी कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए, जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने पाकिस्तान को लेकर के बनाया। अब फैक्चुअल चीज देखिए, फैक्चुअल चीज क्या है पाकिस्तान के बारे में। पहला फैक्ट तो यह है कि वहां पे जैश-ए मोहम्मद हो, हरकतुल अंसार हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो या फिर ये आपका जैश-ए मोहम्मद हो, जितने भी संस्थाएं हैं वो जब बैन लगता है तो वो अपना नाम बदल देती हैं और दूसरे नाम से काम करना शुरू कर देती है। क्या पाकिस्तान में बहावलपुर में जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है उस पे कहीं बैन लगाया या उसको सील करने का काम किया? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ना भारत के प्रवक्ता ने ये बात कही, ना पाकिस्तान के प्रवक्ता ने ये बात कही। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी सरकार ने कहा कि हम जैश-ए मोहम्मद को लेकर के यूएनएससी में जाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, जो यूएन की 1267 धारा है उसके हिसाब से, नियम के तहत हम उस पर पाबंदी लगवाएंगे और आर्थिक रूप से उसकी सारी संपत्ति सीज कराएंगे। जिस वक्त चीन के राष्ट्रपति भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूल रहे थे, उस वक्त लखवी को लेकर के भारतीय सरकार ये प्रयास कर रही थी यूएनएससी में कि उस पर बैन लगे, लेकिन चीन ने हमें वहां डिच किया जबकि प्रधानमंत्री झूला झूलते रहे उनके साथ। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान को लेकर के सरकार दिग्भ्रमित है। सरकार ये नहीं जानती कि उसको करना क्या है। जब टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते तो आप टॉक क्यों चला रहे हैं और कूटनीतिक रूप से आपको विफलता क्यों मिल रही है? चाहे वो ऑपरेशन पठानकोट हो जिसमें बहुत सारी गलतियां दिखी, उन गलतियों को मैं ये नहीं ठीक है राजीव जी, किसी से नहीं होती, गलती हमसे भी होती है, कांग्रेस से भी होती है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब, 1 घंटे की चर्चा है ना, इसको हम आराम से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और सारे लोगों को बोलने का मौका दिया करेंगे। विनोद शर्मा साहब मौजूद है हमारे साथ, आप हम सब में से वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम हैं पाकिस्तान के हिसाब से, वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, और अब पंजाब कश्मीर के बाद हॉटकेक इसलिए बन गया है क्या क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है, जो आईएसआई है, उसमें अधिकांशतः पंजाबी ही हैं और ये वो पंजाबी हैं जिन्होंने जब भारत और पाकिस्तान एक था और जब पंजाब का विभाजन हुआ तो खून खराबा देखा है और इसीलिए वो भारतीय सीमा वाले पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं और इसीलिए आईएसआई की शह पर पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो आतंकवादियों को यहां भेजते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ये तो हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं जो सवाल आपने पूछा है। हाँ। आज के दिन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एंगेजमेंट हो रहा है, हाँ, 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 उसका स्वरूप बदला है, उसका आर्किटेक्चर बदला है और ये खुशकिस्मती की बात है कि उस सरकार के तत्वावधान में बदला है जो सरकार कल तक बातचीत के विरोध में थी कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट कंटिन्यू टुगेदर। अब जो स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विकास स्वरूप की, जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन है, अगर उसको आप बहुत ध्यान से सुनते तो आपको थोड़ी सी झलक जो नई नीति है या नया प्रयास है, मैं इसको कहूंगा, वो उसकी झलक आपको मिल जाती। विकास स्वरूप से पूछा गया बराक ओबामा के बारे में
कि बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द हेवन फॉर न्यू टेरर ग्रुप्स। बिल्कुल। उस पर जवाब नहीं दिया विकास स्वरूप ने। उसने कहा ये इस पे हमारा कोई कथन बनता नहीं। उसके बाद उनसे पूछा गया मसूद अजहर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो टॉक्स हैं वो उस पर प्रेडिकेटेड नहीं, जो लो बोलो आप, उन्होंने बताया। देखिए सच्चाई ये है कि ऑफिशियली अभी तक भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ लीड्स प्रदान की हैं। लीड्स का मतलब यह है टेलीफोन कॉल्स, वो कहां ट्रेस बैक हुई, वो लोग कौन थे। मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करने की प्रक्रिया में हमारी सरकार स्वयं है आज के दिन कार्यरत, और सरकार इस बात को भी मानी है, जो कि एक नया मैं समझता हूं आयाम है, कि वहां की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको भी रिसीव हमारा सरकार करेगी। क्योंकि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनमें परस्पर बातचीत हो रही है, तो उस लिहाज से टेररिज्म और टॉक्स को डीलिंक कर दिया गया है। अगर आपको याद हो, शर्म एल शेख पे बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि भाई वहां भी टॉक्स और टेरर डीलिंग हुई थी, और भारत का जो इंटरप्रिटेशन शर्म एल शेख का था कि टॉक्स ऑन टेरर विल कंटिन्यू रिगार्डलेस ऑफ द डायलॉग हैपनिंग बिटवीन द फॉरेन सेक्रेटरीज। और उस टाइम पे उसको कॉम्पोजिट डायलॉग बोलते थे, अभी कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग बोलते हैं। और ये भारत का इंटरप्रिटेशन था, और पाकिस्तान का इंटरप्रिटेशन ये था कि बातचीत होती रहेगी, बावजूद इसके कि आतंकवादी के अगर कोई हमले होते हैं उसके बाद भी बातचीत होती रहेगी। आप समझे कि नहीं? अब ये दो ट्रैक बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुई है। एक एनएसए लेवल की बातचीत है और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो कि शुरू होना है। ठीक है। और जो फॉरेन सेक्रेटरीज है उनको मिलकर उसकी मोडेलिटीज तय करनी है, टॉक्स अबाउट टॉक्स। और ये जो दूसरा एनएसए वाला ट्रैक है, इसमें आतंकवाद पे बातचीत है। अब आप एनएसए हिंदुस्तान को पठानकोट के चलते ये मौका मिला है, और उसके उसकी इस गुजारिश को लेजिटिमेसी मिली है कि टेररिज्म को फ्रंट लोड किया जाए बातचीत के इस प्रकरण में, जो कि हमने उफा में भी कहा था। ठीक है। अगर आपको याद हो तो टेररिज्म को अब भारत फ्रंट लोड कर उनके जो डेलीगेशन है वहां से एसआईटी आनी है, वो मुझे पता नहीं कि अभी आएगी या जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद आएगी, और फिर हम उनको मटेरियल एविडेंस देंगे। पाकिस्तान का ये कहना, और उस बात से मैं मुतमईन नहीं हूं बिल्कुल पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो हमारी कुछ उन अदालतों की तरह है जो हमारी खालिस्तान मूवमेंट के दौरान ये हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो लोग यहां पर आएंगे तो उनको अगर हम पुख्ता एविडेंस देंगे विच स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी। अभी हमको इसको प्रीजज नहीं करना चाहिए, अभी हमको दोनों सरकारों को समय देना चाहिए, और रेगन की जो पॉलिसी होती थी ट्रस्ट बट वेरीफाई, उस पॉलिसी पे हमको चलना चाहिए। हमको पाकिस्तान को ट्रस्ट करना चाहिए जो कह रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये वेरीफाई भी करना चाहिए कि जो कह रहा है वो सत्य है या गलत है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जितनी बार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए, भारत के ऊपर जितनी बार भी जहां जहां हमले किए, हर बार तो हमने यही किया ना। इसका सिला क्या निकला? मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके और सेना लेके चढ़ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कतई, लेकिन हम चर्चा तो करेंगे ही ना, हम गंभीर मुद्दे तो उठाएंगे ही ना कि आखिरकार हमको पहले क्या मिला जो अब हम मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि एक हमेशा बात कही जाती है कि सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। एक रिपोर्ट होना चाहिए या प्रोएक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से अभी जो ये समय है ये सही नहीं है, ये बीत चुका है। और इस समय अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो एस्केलेशन होगा। आप इसको जो म्यांमार से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट थी। यहां पर पाकिस्तान के अंदर तो उन लोगों ने ये क्रिएट किए हुए हैं, वो कैसे आपके साथ में कोऑपरेट करेंगे? यही तो आपकी बात से तो सवाल निकल रहा है ना ब्रिगेडियर साहब, कि जब ये समस्या उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है, लश्कर तैयबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम हो गया, तो आपने जैश ए मोहम्मद को दोबारा से खड़ा कर दिया। ये वही जैश ए मोहम्मद है जब उसने भारत की संसद में 2001 में हमला किया था। उसके बाद यही मौलाना मसूद अजहर जो पहली दफे 1994 में कश्मीर में पकड़ा गया था फर्जी पासपोर्ट के मामले में, जिसको जसवंत सिंह साहब कंधार लेकर गए थे, रेड कारपेट बिछाकर 99 में छोड़ के आए थे, ये वही मसूद अजहर है जो उस वक्त आईएसआई को और सेना को आंखें दिखाने लगा था।
तब ISI ने इसके पर कतरे थे, ये तो हर किसी को पता है। अब यही मसूद अजहर दोबारा पाकिस्तान के लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैशे मोहम्मद के सामने लश्कर तैयबा ज्यादा बदनाम ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, जैसे पाकिस्तान आपके साथ में एक किस्म की खेल खेल रहा है, वो अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा है, हमारे मोदी जी अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। और लेकिन हमें इसके साथ साथ अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है। पाकिस्तान आर्मी वही समझेगी, पाकिस्तान आर्मी वही समझेगी, पाकिस्तान आर्मी वही समझेगी जो अब उनको पिंच करेगा। यही मैं कह रहा हूं, उसके लिए आप जो दर्द हमको हुआ उसके लिए आप ऑफेंसिव कार्रवाई नहीं कर सकते, तैयार नहीं। लेकिन उसके लिए आपको कोवर्ट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, उनकी फॉल्ट लाइंस को एड्रेस करना पड़ेगा। वो चीजें देखिए, उसके साथ साथ बातचीत करते रहिए। बातचीत के अंदर हमें द बॉल शुड बी इन देयर कोर्ट हमेशा। मतलब ये मत कीजिए कि बातचीत हिंदुस्तान की तरफ से बंद होगी। जैसे सर ने भी बताया है बड़ी अच्छी तरह से कि 2 लेवल के ऊपर चल रही है, टॉक ऑन टेररिज्म भी होना चाहिए और जो आपकी डेवलपमेंट लेवल के ऊपर टॉक्स है वो भी होनी चाहिए, वो चलते रहने चाहिए। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग कीजिए साहब। दूसरी चीज मैं ये बताता हूं कि हम हर समय पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं कि उन्होंने 10 बंदे अंदर भेज दिए। जनाब हम क्या कर रहे हैं साहब? आपने आने क्यों दिया? अगर आप मान रहे हैं कि उनका जब आपके पुलिस वाले खुद मिल जाए आतंकवादियों का कसूर क्या है? आप अगर मानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी पंजाब में शिफ्ट हो गया है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी वहां पर करना चाहिए, डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए। जहां पे हमारे BSF पोस्ट के बीच में 3 किलोमीटर का रास्ता है, उसको 1.5 किलोमीटर कीजिए। बिल्कुल ठीक है। और वहां पर भी जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है पंजाब के अंदर, आपको पता है कि पंजाब इज ए विक्टिम ऑफ नार्को टेररिज्म टुडे। 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर की हैं, वहां पे यूथ हमको फौज के लिए रिक्रूट्स नहीं मिल रहे साहब वहां से। मतलब ये हालत है, इतनी खराब हालत वहां पर। तो वहां पर कुछ चीजें करनी चाहिए। अब मैं अपने आप को स्ट्रांग करो, पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करते रहते हो हर समय? उन्होंने 6 भेज दिए, सरकार आपकी है, आखिरकार हम सिर्फ बोलेंगे क्या? हम कुछ करते हुए जमीनी तौर पे नजर क्यों नहीं आता है? UPA 2 और आज NDA की सरकार में अंतर हमको नजर क्यों नहीं आता है? भारतीय सीमा में हमले वैसे ही हो रहे हैं, आम आदमी वैसे ही मारे जा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब एक औचक विजिट में लाहौर पहुंच जाते हैं, बाकायदा नवाज शरीफ साहब के बर्थडे में शामिल होते हैं, उनकी नातिन की शादी में वो शरीक होते हैं, और उसके बाद हम पठानकोट लेकर वापस आते हैं। अतुल अग्रवाल साहब, आप कह चुके हैं तो मैं जवाब दे दूं। देखिए, 2 तरह की चीजें इसमें वाज़ेह हैं। एक तो हमारा जो पॉलिसी, हमारी पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति, वो बहुत साफ है। हमें क्या चाहिए, हम एजेंडा बिल्कुल वहां डिसाइड करते हैं और फाइनलाइज करते हैं। जब तक एजेंडा पे हमारे सहमति नहीं होती है, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और दूसरी कि हम अमन चाहते हैं, हमने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते, तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव ली है। जैसा आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कई आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव ली है ताकि पड़ोसी मुल्कों के साथ अगर बेतकल्लुफी और दोस्ती बढ़े तो शायद ये सारे मसले जो है वो सुलझाए जा सके। लेकिन पहले सबसे पहले जो चेंज आया, जैसा विनोद जी भी कह रहे थे और आपके दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो 60 सालों में कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे पूछिए जो 60 सालों में UPA और कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाई, वो के उन लोगों पे पाकिस्तान के प्रति कोई उसकी पॉलिसी नहीं, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन हमने मजबूर किया पाकिस्तान को, पहले टॉक करो टेरर पे, वो और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है वो टॉक ऑन टेरर, एक्ट ऑन टेरर। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया फोन करके, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था? एक FIR तक दर्ज नहीं हुई है साहब, नहीं दिख रहा है कांग्रेस के लोगों को। जैशे मोहम्मद के खिलाफ एक FIR तक पूरे पाकिस्तान में दर्ज नहीं हुई है। और जिन 3 छुट भैया जैशे मोहम्मद के कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, उनको पठानकोट हमले के मुतालिक नहीं पकड़ा गया, उनको जिहादी लिटरेचर रखने के मुतालिक पकड़ा गया है वहां पर, और उनके खिलाफ भी तहरीर है, FIR नहीं है। अतुल जी देखिए, अतुल जी मैं आपसे पहले भी कहा कि आपको, और शायद विनोद जी इस बात को समझते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत संजीदगी से कहा कि अगर स्वरूप जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने सुनी है और अच्छे से सुनी है, उन्होंने हर चीज को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा फर्स्ट हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, और फर्स्ट जो इनिशियल जो उन्होंने स्टेप लिया है उससे हम
सहमत है। ये नहीं कहा कि हम उनके सारे जो एक्सपेक्टेशन थे उन्होंने पूरे कर दिए। हमारे एक्सपेक्टेशन है उनसे और उसका आश्वासन भी है हमें और हम उस चीज को करेंगे भी। लेकिन जैसा आपके पैनलिस्ट तो फिर होने के पहले बड़े-बड़े दावे नहीं किए जाने चाहिए ना राजीव त्यागी साहब कर रहे हैं। और राजीव त्यागी साहब कथनी और करनी में अंतर क्यों है? फिर आप जो बोल रहे हैं वो पहले हो जाने दीजिए, फिर दावे कीजिए ना। हमने उनको एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया और हम उनसे तवक्का करते हैं कि वो देखिए आश्वासन दिया। देखिए ऐसा है जफर साहब, अब मेरी बारी है, प्लीज मुझे समय दे दीजिए। बोलिए राजीव जी, बोलिए। अरे आप ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता और नेतागण जो हैं वो बयानवीर है और भाषणवीर हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पे प्रश्न लगाया, वो भूल गए कि इंदिरा गांधी जी ने विश्व के भूगोल को बदलने का काम किया। वो इंदिरा गांधी जी थी और कांग्रेस पार्टी पीछे मत जाइए राजीव भाई। और दूसरी बात, चलिए इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं वो कहते हैं पाकिस्तान को समय देना चाहिए। मनोहर पारीकर साहब आज से करीब 8 महीना पहले एक बात कहते हैं, कांटा ही कांटे को निकालेगा पाकिस्तान को लेकर के। तो कहते हैं आतंकवादी अगर वो भेजते तो हम भी आतंकवादी भेजेंगे। दूसरी बात उन्होंने अभी ये कही कि देश का धैर्य टूट चुका है, मेरा धैर्य तो बिल्कुल टूट चुका है। तो मिनिस्टर्स जो बयानबाजी दे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के वो दिग्भ्रमित है। मैंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान को लेकर के वर्तमान सरकार की कोई नीति नहीं है। और जो बात निकल के आई है साहब, बात निकल के ये आई है कि मोदी जी कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्रीज का हित साधने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लेकर के मोदी जी उद्योगपतियों की लॉबी से घिर चुके हैं। मेरा कहना यह है नहीं है राजीव भाई, चलिए मोदी जी उद्योगपति की लॉबी राजीव भाई, ये मुद्दा आज का नहीं है। आज का मुद्दा जो है उसी पे फोकस रखें। पहले तो मैं अतुल जी पहले मैं छोड़ देते हैं, क्लैरिफाई करता हूँ। नहीं जफर भाई हमको इस बारे में बात नहीं करनी तो क्लैरिफाई क्यों करना? विशेष है राजीव त्यागी साहब, मैं बात ही नहीं करना तो फिर हम क्लैरिफाई करने का मौका दें क्यों भाई? पे हाथ रख दिया इसलिए आप चिंतित हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शैली यही है। मैं अब ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को लेकर के सरकार इतनी नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में क्यों है? यही वो सरकार है जो जैशे मोहम्मद के मुखिया को पाकिस्तान छोड़ के आई थी, जबकि जैशे मोहम्मद ने लाल अरे भाई उस फैसले में उस वक्त आपकी जो पार्टी विपक्ष में थी उसकी भी राय थी भाई साहब। अब ऐसा मत कीजिए, आपकी पार्टी जो विपक्ष में थी उसकी भी राय शामिल थी। ये एक सर्वदलीय फैसला था कि 178 यात्रियों को बचाना है आईसी एक्ट 1 छोड़ के। एक दो बात कहनी है अतुल जी, मुझे एक दो बात कहनी है, जरा मुझे कहने का उनका जवाब। जफर भाई एक मिनट, ना मुद्दा भटक रहा है। अतुल जी नहीं राजीव जी जफर साहब, मुझे राजीव जी का जवाब मुद्दा भटकाया नहीं है, मुद्दे नहीं रहती। ये बात आगे बढ़ेगी, ये डिबेट आगे बढ़ेगा। पहले तो राजीव जी को जवाब देना पड़ेगा मुझे। मैं ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब से, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी ने ये नहीं कहा कि 1000 बार से ऊपर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है? 15 से 20 हजार जम्मू बॉर्डर पे हम लोगों को, जो बॉर्डर पे रहने वाले विलेजर्स हैं उनको हटाना पड़ा वहां से। करीब 30 से ऊपर जवान शहीद हो चुके हैं। रोज ISIS के झंडे फहराए जा रहे हैं कश्मीर में। राजीव साहब, रोज वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं और उनकी सरकार है वहां पर। तो मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के वोट नहीं जानते हैं मोदी जी। ठीक है, 30 सेकंड करना नहीं जानते। जफर भाई 30 सेकंड में बात कीजिए अपनी, 30 सेकंड में काउंटर कीजिए केवल। नहीं आपने 3 मिनट उनको 4 मिनट दिया, मुझे 30 सेकंड बात करेंगे आगे भाई, आप लोग इतना नहीं। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए अतुल जी। पहले राजीव जी आप चुप रहे। राजीव भाई एक मिनट, राजीव त्यागी साहब यहाँ बाकी दूसरे विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहले तो आप ये सुने राजीव त्यागी जी के नहीं, पहले आप ये सुनिए कि देखिए जो आपने जो ऐसे जो बात कही किसी इंडस्ट्रीज की, शायद आपकी गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट जो करप्शन से लपेट है इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखती होगी। और ये पूरा आपका हिस्ट्री है, इतिहास है कि आप लोगों ने ऐसा किया। हमारे प्रधानमंत्री खुद से अपने फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं और उसके वहां जाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव ईस्ट इंडिया के देश के हित पे था वो। जफर भाई हमको जाना ही नहीं है तो हम क्यों जा रहे हैं बार बार? भाई हमको समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आप कह रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी आज आप देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल से सुन रहे हैं, अगर हमारा एक जवान भाई देखिए, अगर आप लोग इस बहस को हैंडल करेंगे तो मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी दोनों राजनेताओं की प्लीज। नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं के प्रवक्ताओं, ना दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की हमको आवाज बंद करनी पड़ जाएगी प्लीज। हम लोग इस मुद्दे पर हैं ना, हम लोग अपना पुराना स्कोर किसी और मंच पर सेटल कर लेंगे प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये सरकार देश के हित में काम कर रही है। सरकार के
ठीक है, आप लोग रहिए सब लोग हमारे साथ। विनोद जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है यहाँ पर है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने चैनल्स को, अखबारों को और पूरे माहौल को बहुत करीबी से चलते हुए देखा है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या अजहर मसूद की खबर पर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत समेत पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम किया है क्या पाकिस्तान के मीडिया ने आईएसआई की कठपुतली के तौर पे काम किया है क्या? देखिए, वरना ये खबर आती कहां से? और हामिद मीर जैसे आदमी अगर ट्वीट कर रहा है तो देखिए, मेरी बात सुनिए आप। ऑफिशियली भारत ने अभी तक अजहर मसूद का नाम नहीं लिया है। आप अजहर मसूद के और कारनामे बयान कर रहे थे। आप एक बात भूल गए कि अजहर मसूद जो मुशर्रफ को कत्ल करने की साजिश थी, उसमें भी उसकी तंजीम जो थी संलग्न थी। तभी मुशर्रफ ने 4 दिन पहले 14 तारीख को ये बात कही है कि भाई इसको जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके बारे में विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जाती है, लेकिन कुछ लोगों का पाकिस्तान के भीतर ये मानना है, जो लोग आर्मी के बहुत बड़े समर्थक नहीं है, आर्मी रूल के और या आर्मी की इंटरवेंशंस के, उनका ये मानना है कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जब से अटैक हुआ है, जिसमें अनगिनत बच्चे वहां मर गए, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी, उस पर भी विश्वास नहीं रखती, आप समझे, तो वो उसमें इन्वॉल्व था और उन्होंने बहुत सक्रिय तौर पे उस पर खिलाफ कार्रवाई की। मेरा ये मानना है कि कोई भी तंजीम पठानकोट में इन्वॉल्व हो, भारत को जब बातचीत होती है पाकिस्तान के साथ, तो 2 डिमांड्स करनी चाहिए जी। 2 डिमांड्स क्या है? डिमांड्स सबसे पहली है, जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता रहा था जी, कि वहां पर जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि वहां की जुडिशरी भी कभी कभी एक्टिविज्म में आ जाती है जब भारत की बात आती है। अगर आपको पता हो तो मसूद अजहर की तो बात छोड़िए, हाफिज सईद साहब के खिलाफ जब माफी हाफिज सईद साहब नहीं, प्लीज सर, इस मंच पे नहीं वो हाफिज सईद, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए सारी बातें ठीक है, लेकिन हमको अपनी भावनाओं पे रहना। आप मेरी बात करने के तरीके को आप बदल नहीं सकते। हाफिज सईद साहब बोल रहा हूं तो उसको सर पे बैठा रहा हूं क्या? नहीं, मैं देखिए, अच्छा ठीक है, हाफिज सईद या हाफिज सईद जो हाफिज है, ये जो सैयद है, शुक्रिया, जो टेररिस्ट है, अरे भाई यही तो एक्टिविज्म है, जिसको हमको मीडिया को भूलना चाहिए। हम मीडिया वाले सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन लेके घूमते रहते हैं दिन भर, और पाकिस्तान के मीडिया वाले सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन लेके घूमते रहते हैं। मैं आपको परिपेक्ष समझा रहा हूं। हाफिज सईद के खिलाफ जब कार्रवाई की बात थी, तो यूएन सैंक्शन जो उसकी तंजीम के खिलाफ थी, उसके बारे में वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला, और उसके जवाब में एक कोर्ट के एक जज ने कहा कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर पे जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है वो भी मनवा लीजिए। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक्टिविज्म जो आर्मी का, जो वहां वो जो कोर्ट्स का है, वो डर से है, आतंकियों के डर से है जी। हमने अपनी तरफ भी जब खालिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, ये डर देखा था अपनी अदालतों में। तो हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि हाफिज सईद और अजहर मसूद, जो भी लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, अगर ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं इस प्रकरण में, तो इनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो आर्मी, दे शुड बी कोर्ट मार्शल, आर्मी कोर्ट में होना चाहिए। आप समझे कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आर्मी पब्लिक स्कूल के जो जिन्होंने अंजाम दिया, उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उससे पता चलेगा कि पाकिस्तान सिंसियर है कि नहीं इन लोगों को ठिकाने लगाने। अच्छी बात है, बिल्कुल। दूसरा, हमको शक इस बात का है कि लोग शायद इनको ठिकाने लगाने में ना सिंसियर हों, क्योंकि जो सदर्न पंजाब में जितनी तंजीमें, आतंकी तंजीमें पड़ी हुई हैं, जिसमें कि ये जैश मोहम्मद है, और वो क्या कहते हैं, एक और तंजीम है जो कि सुन्नियों की तंजीम है वहां पर, उनके खिलाफ जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो कार्रवाई नहीं करती है, और हाफिज सईद के खिलाफ भी नहीं करती है। उसका एक कारण यह है कि वो चाहते हैं कि उनके पंजाब प्रांत में किसी तरह का कोई उठापटक ना हो, वहां शांति बनी रहे और प्रांतों के मुकाबले में। तो मेरा ये मानना है कि वी शुड डिमांड कि इनका कोर्ट मार्शल करो, या ये लोग जो पकड़े गए हमको दे दो। वो संभव नहीं है, वो देंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हमको वो डिमांड करनी चाहिए जो डूएबल है, और वो हम उनसे करवाएं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि
जो एनएसए लेवल पे टॉक हो रही है उसमें यह माना जाता है कि आर्मी का समर्थन है, क्योंकि जो जनरल निसार जंजुआ है वो आर्मी का अपॉइंटेड आदमी है और रहीद शरीफ के नजदीकी माना जाता है। और दूसरी बात की जो मीटिंग हुई थी, जैसे कि बात किया गया, उस मीटिंग में सब लोगों के चेहरे न दिखाए गए वहां पर टेलीविजन में। आईएसआई का चीफ भी वहां पर था, सब लोग वहां पर थे। ये हो सकता है कि वो दिखावा कर रहे हों, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, और टॉक्स तो करनी पड़ेगी आपको। ये अच्छी बात है कि ये जो पहले बीजेपी बात किया करती थी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली आएगी तो गोला भेजेंगे, ये सब बातें बंद करें। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो चुपचाप कर गुजरते हैं, वो डंका नहीं पीटते। नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, डंका नहीं पीटते। डंका पीटना बीजेपी को बंद करना चाहिए, और बीजेपी को डंका पीटना बंद करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। ये अच्छी बात है कि आज के दिन वो नहीं हो रहा है, उस पर प्रतिबंध है, उस पर अंकुश लगा है। और कांग्रेस को भी देखिए, मेरी बात सुनिए त्यागी जी, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, या इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर कोई भजन कीर्तन नहीं होता। वहां पर आई बॉल टू आई बॉल जब होता है ना, उधर से गोली आती है ना तो इधर से भी जाती है। ये बात अलग है कि बीजेपी ने इसका मजाक उड़ाया जब वो विपक्ष में थे, और आज आप विपक्ष में हैं और आप भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इतने सीरियस मसलों को इतना ट्रिबलाइज नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो दोबारा कांधार हो जाएगा। नहीं त्यागी जी, मैं कांधार का फैसला तो मॉब्स ने किया था ना। आ रहा हूं। कांधार जब हुआ था तो मॉब ने फैसला किया। आ रहा हूं अशोक जी को लेकर आऊंगा। अशोक जी, मुझे बताइए, क्या भारतीय मीडिया ने इस खबर को जिस तरीके से 3, 4, 10 गुना बढ़ा के पेश किया, क्या वो भी गलत था? क्या हम भी जल्दबाजी में थे और इसलिए हम इस खबर के परिमाण को समझ नहीं पाए, और इसलिए सारे भारतीय मीडिया ने इस खबर को एकदम इस तरह से ढिंढोरा पीटा कि लगा कि जाने कितना बड़ा तूफान आ गया और पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया? क्या पाकिस्तानी मीडिया की चाल में हम सब उलझ गए? देखिए, बात ऐसी है, जो जहां का भी मीडिया हो, चाहे भारत का मीडिया हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी मीडिया हो, वो हमेशा जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उससे वो 2 कदम आगे रहना चाहता है। तो मीडिया के उसमें स्पेकुलेशन बहुत होता है। मैं आपको ये अर्ज करूंगा, देखिए, क्योंकि जो आपके सुरक्षा सलाहकार की जो उनकी मुलाकात हुई और विदेश सचिव की जो मुलाकात हुई बैंकॉक में, वो क्यों इतनी कारगर साबित हुई? क्योंकि वो मीडिया ग्लेयर से बाहर थी। अगर मीडिया सभी कुछ आपके लिए नेगोशिएट करने लगेगा, इफ यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग थ्रू द मीडिया, तो तब आप आगे यू विल बी कंट्रोल्ड बाय द मीडिया। मीडिया की क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, और आप अपनी नीतियों पर नहीं उस पर कर पाएंगे। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर गए लाहौर में, ये भी इट वॉज अ सरप्राइज मीडिया के लिए, बिल्कुल ही उनको नहीं मालूम था। इसीलिए जो कुछ भी बातचीत हो पाई और जितना पॉजिटिव रिएक्शन और रिस्पॉन्स, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंटरनेशनली वैश्विक स्तर पर, ये हुआ क्योंकि मीडिया के ग्लेयर से मीडिया के पास समय नहीं था जो उसके ऊपर स्पेकुलेट करे और चारों तरफ से 360 डिग्री एनालिसिस उसका करते रहे, जो ये क्यों हुआ, उनकी हैंडशेक कैसी हुई, वगैरह वगैरह। तो मीडिया का ग्लेयर कई बारी ऐसा होता है जो उसके बाहर अगर रहकर काम किया जाए तो उसका बहुत फायदा होता है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी सरकार की नीति जिसको मैं देखता हूं, मैं थोड़ा समझ पाया हूं, उसमें मुझे ये महसूस होता है, जो भारत ने ये समझा है पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो थोड़े परिवर्तित हैं। वो जो 2008, 2001 वगैरह वगैरह, उससे थोड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन किस वजह से? एक तो वहां पर इस्लामिक स्टेट का, जो आप देखिए जलालाबाद में भी जो अभी अटैक हुआ है उनकी कॉन्सुलेट में, और भी आप देखिए पूरे और देशों में जो इस्लामिक स्टेट का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, तो उससे चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो, वो उससे नाखुश हैं, वो उससे चिंतित हैं, वो इससे एंक्शस हैं। तो इसीलिए वो ऐसा यहां पर भारत के साथ चाहे एक फ्रंट और ओपन नहीं करना चाहते, जिससे कि आईसिस को और ज्यादा वहां से
शह मिले जो उनके देश में पाकिस्तान में भी इसका वो हो पाए। ठीक है। उनके पास अंदरूनी तौर पर भी अपना भी टेररिज्म के बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको वो फेस कर रही हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से वो चाहते हैं नॉट स्ट्रेटेजिकली, कूटनीतिक उससे सामरिक दृष्टि से नहीं, परंतु टैक्टिकली जो कुछ समय के लिए हम भारत के साथ कैसे रिश्तों को थोड़ा उसमें ठंडापन लाए। तो मेरे विचार से चाहे लाने के लिए तो कुछ करना भी पड़ेगा ना। नहीं जी बिल्कुल, अगर आप देखिए इसमें, और मेरे विचार से ये भी देखना पड़ेगा जो हम पाकिस्तान को पूरी एक तरीके से नहीं ले सकते। जो वहां पर आर्मी और आईएसआई एक है, वहां पर लेकिन बात तो हम पाकिस्तान सरकार से ही करेंगे ना साहब। नहीं जी, परंतु एनएसए जो है, जैसे अभी विनोद शर्मा जी ने कहा, वो एनएसए जो है वो भी वहां पर फौज से हैं और फौज के उनके ताल्लुकात हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो वहां पर भी एक पहली मर्तबा हमारी थोड़ी पहुंच वहां पर हो रही है। पता है आपको इल्म है इस बात का कि 3 इश्यूज पे आर्मी का जो ओपिनियन होता है, लास्ट वर्ड आर्मी का होता है पाकिस्तान में, वो ऑफ पाक अफगान पाकिस्तान, नहीं बिल्कुल, न्यूक्लियर पॉलिसी और यूएस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान एंड न्यूक्लियर पॉलिसी, इन 3-4 मुद्दों पर वो पाकिस्तान की जो फौज है सिविलियन गवर्नमेंट वहां पर बिना आर्मी को ऑन बोर्ड लिए आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और ये जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत बिना वहां की फौज के समर्थन के नहीं हो सकती। वो समर्थन कितना पुख्ता है जी, कितना मजबूत है, उस पर हमको एक राय बनानी पड़ेगी। एक ये चीज और कब तक चलेगा उसमें भी हमको एक राय बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा, अशोक जी एक मिनट, विनोद जी मैं आप चाहूंगा आप थोड़ा कंटिन्यू करें। तो ये जो राय बनती है दिख रही है, और जैसा आप कह रहे हैं कि वहां की फौज के बिना हम डायलॉग्स को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, यानी कि ये एक पॉजिटिव संकेत है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि वहां पर पाकिस्तान की फौज में, देखिए पाकिस्तान की जो फौज है उसमें मेजर कंपोनेंट पंजाब से और पंजाबी और पठान है। 77% के आसपास पंजाबी है और पठान है। और ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे बच्चों की कत्लो गारत हुई है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसको क्लेम किया है, उसके बाद उस प्रकरण ने देखिए पूरे बर्रे सगीर को झिझोड़ा था और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा झिझोड़ा था। और उसके बाद में एक रीथिंकिंग वहां पर हुई है। लेकिन मैं इस लॉजिक को उस एक्सटेंड तक एक्सटेंड नहीं करूंगा कि वो लोग जो 71 का जो उनका नाइटमेयर था उसको भूल गए हैं। देखिए आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान की आर्मी इतनी क्यों भारत के खिलाफ है? ब्रिगेडियर साहब हमारी बगल में बैठे हैं, हमने उनका मुल्क तकसीम कर दिया, हमने उनकी आर्मी को सरेंडर करवाया। उसके बाद वो इस फैसले पे पहुंचे कि वो हमारे साथ कोई क्लॉजविट्जियन वॉर नहीं जीत सकते। बदला तो क्लॉजविट्जियन वॉर नहीं जीत सकते वो, और इसलिए वो 1000 कट। तो उन्होंने कहा कि एक कॉस्ट इफेक्टिव वॉर जो है भारत के खिलाफ लड़ी जाए, और उसके साथ साथ अपने पास एक न्यूक्लियर डेटरेंट रखा जाए जिसके चलते डायरेक्ट वॉर को रोक सके। देखिए दूसरा ब्रिगेडियर साहब से उसको रोक सकें, ब्रिगेडियर साहब से समझवाइए आप। ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, और उसको तफसील से कहना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, कि उन्होंने कहा था कि जो म्यांमार के साथ हमने किया वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। म्यांमार में हमने हॉट परस्यूट किया, डीप स्ट्राइक किया, वो दोस्त मुल्क के साथ किया जा सकती की टेरिटरी में किया जा सकता है। किसी भी एनिमी कंट्री के, एडवर्सरियल कंट्री की टेरिटरी में आप हॉट परस्यूट करेंगे, दैट्स एन अटैक ऑन दैट कंट्री। और फिर वो अटैक जो है आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं रख सकते, आप वो इट कैन स्प्रेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आप भारत जंग नहीं लड़ना चाहता, पाकिस्तान जंग लड़ने के काबिल नहीं है। आप समझेंगे नहीं। इसलिए ये जो बातचीत है इसको मौका देना चाहिए, बट ट्रस्ट बट वेरीफाई। आर्मी कितनी मजबूती के साथ है इसके साथ वो देखना पड़ेगा, और इसके रिजल्ट्स क्या है वो देखना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप को प्रधानमंत्री ने लाहौर जाकर अपनी पर्सनल प्रेस्टीज इसमें इन्वेस्ट किए। मैं नरेंद्र मोदी साहब की कई पॉलिसी से एग्री नहीं करता, बिल्कुल बहुतेरी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, लेकिन ये जो उन्होंने इनिशिएटिव दिखाया है मैं समझता हूं नहीं काबिल तारीफ क्या, इसको समर्थन मिलना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, ताकि हम देखें कि जो उन्होंने अपना इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया है
वो देखिए यहां पर अंदर के विवादों में कम से कम हम अपने प्रधानमंत्री पद पे बैठे आदमी को पशेमान ना करें। ठीक है, उनको मौका दें और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी मौका दें। ठीक है अशोक जी, जो बात आपकी छूटी थी, मैं चाहता हूं इस बात को और आगे लेकर जाया जाए और इस रोशनी में लेकर आया जाए कि जो 150 से ज्यादा आर्मी स्कूल में पढ़ने वाले, अतुल जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं भाई साहब, आ रहा हूं अभी आ रहा हूं आपके पास भाई, अभी आ रहा हूं। अभी यहां पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात नहीं हो रही है, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, थोड़ी देर दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड मुझे, आ रहा हूं। तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था अशोक जी, कि जिस तरह से आर्मी स्कूल पे तालिबान ने हमला किया और आर्मी के लोगों को, आर्मी के बच्चों को, आर्मी मैन के बच्चों को उन्होंने हलाक किया, उसके बाद वहां के सैनिकों को, वहां के अधिकारियों को ये समझ में तो आ गया है कि आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता था, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। और क्या उसी के चलते ये बातचीत में हम चाहे नसीर जंजुआ साहब की बात करें या राहिल शरीफ साहब की बात करें या आईएसआई की बात करें, वो सब बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं? एक तो ये पक्ष हो गया इसका, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी दूसरा पक्ष के तौर पे सामने आया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय, मैं दूसरे प्रश्न को पहले लूंगा। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसलिए आया है क्योंकि आपने देखा है इस्लामिक स्टेट का पेरिस में क्या हुआ है, इस्लामिक स्टेट का और इंडोनेशिया में क्या हुआ है, अफ्रीका में क्या हुआ है, वेस्ट एशिया में क्या हुआ है। तो ये सब कुछ देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, उनका इस पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव रहा है, जो आपके पास जो फोर्सेस है, आपके पास जो ताकत है, वो आप सभी कुछ इस्तेमाल करिए इस्लामिक स्टेट के साथ आप जंग करने में, उनको हराने में, ना कि आप अपने भारत के साथ आप ऐसा करते रहिए। थोड़ा तो उनके ऊपर ये दबाव जरूर रहा होगा, जो आप अपने जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा नॉर्मलाइज करिए। दूसरी चीज, क्या पाकिस्तान को भी ये डर था कि अगर हम आईएसआई इस के साथ खड़े नजर नहीं आना चाहते तो हमको आतंकवाद के खिलाफ कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आईएसआई की जो लपेट है वो पाकिस्तान तक आ जाए? नहीं, बिल्कुल, वो तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद तक, इसीलिए मैंने कहा जलालाबाद में उन्होंने जो किया है वो वहां पर बिल्कुल पहुंचे हैं। परंतु दूसरी चीज एक और भी है, जो चाहे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया हो आर्मी पब्लिक स्कूल पर, परंतु फिर भी जो उनकी तंजीमें हैं, जो उनके गिरोह हैं, ग्रुप्स हैं, चाहे लश्कर ए तैयबा, चाहे जैश ए मोहम्मद, चाहे लश्कर, जो कि भारत के विरुद्ध उन्होंने आतंकी हमले करने के लिए तैयार किए हैं, मेरे विचार से अभी वहां की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी उनके ऊपर अंकुश नहीं डालेगी। उनको अपने आप, क्योंकि बहुत सारे वहां पर ऐसे गुट और गिरोह हैं जो कि इंडिपेंडेंटली, जो कि स्वतंत्रता से काम करते हैं, और वो वाले भी हमको देखना पड़ेगा जो उनके कैसे उनके कैसे कार्रवाई होती है। परंतु मेरे विचार से आगे जाते हुए जो फौज है और खुफिया एजेंसी है, वो मेरे विचार से ऐसे गुटों को फिर पीछे से उनको सपोर्ट करती रहेगी, नहीं कुछ ना कुछ करती रहेगी। तो सवाल तो फिर यहाँ पे एज इट इज रहेगा ना ब्रिगेडियर साहब, सवाल तो वही रहेगा कि फिर हम मतलब मन भावे मूड़ी हिलावे, हम सामने तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं भी कर रहे हैं। नहीं, हमको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, बातचीत आप करते रहिए, परंतु अपनी हिफाजत के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। सारी बातें आपकी सही है, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है, मुझे पता है कि वो मुझे तलवार चक्कू गोली मारेगा, तो फिर वो खड़ा क्यों है? सवाल तो ये है ना। हम ये कहेंगे जी हम सतर्क रहेंगे हमेशा, तो हमेशा जागता तो कोई नहीं रह सकता है। देखिए ऐसा है, नहीं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, जो आपके वहां पर बॉर्डर पर जो भी पोस्ट हैं उनको आप फोर्ट्रेस बना लीजिएगा, जिससे कि कोई भी उसमें घुस ना पाए, कोई भी उसमें आपके विरुद्ध अटैक नहीं कर पाए। तो एक तो हमको अपनी जो सरहद पर अपनी जो सुरक्षा पुख्ता करनी है, बिल्कुल पूरी करनी है जी। दूसरा एक और जो इस सरकार ने किया है, जो हम बातचीत तो करते रहेंगे, क्योंकि पिछले 30 साल से हमने ऑफ अगेन ऑन अगेन बातचीत करते हुए इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही है, जो जब वहां से कुछ हमला होगा, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन होगा, उसका हम जवाब और ज्यादा तेजी से देंगे। अगर आप पाकिस्तान की वो आप देखेंगे, चाहे न्यूज चैनल विनोद शर्मा जी को ने देखा होगा, मालूम होगा, वहां पर जो हमला हुआ है और वहां पर जो उनको क्षति पहुंची है, वहां पर उनको जो नुकसान हुआ है, और चाहे वो लोग मरे हों, चाहे वहां पर जान माल की क्षति पहुंची हो, तो बहुत ज्यादा उनको क्षति पहुंची है। ये कहना ठीक नहीं होगा, जो जितना हमने किया, हमारा रिएक्टिव पॉलिसी इतना नहीं रहा है। तो ये जनरल मलिक ने, इससे उनको भी थोड़ी दर्द महसूस जनरल मलिक जो कि यूपीए के कार्यकाल के दौरान जनरल थे, जी, जनरल वीपी मलिक, उन्होंने एक
टेलीविजन डिबेट में जहां मैं भी था, उन्होंने कहा था कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कि आप पे कोई अंकुश नहीं है, आपने जिस तरह से जवाब देना जवाब दीजिए, जहां गोली चलती है जब बॉर्डर्स पे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो आईसिस का, जो दाइश का थ्रेट है, दाइश ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि पाकिस्तान की आर्मी एपोस्टेट आर्मी है। आप समझिए, जी, दाइश जो है कोई दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल, यही आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और दाइश ने खुशकिस्मती से अभी तक, क्योंकि दाइश में बाथिस्ट एलिमेंट बहुत है, जो इराक में हमले हुए, जो अमेरिका ने किए, और वहां से जो सिपाही जो बेघर हुए, वो दाइश में आकर जुड़ गए। और चूंकि जो सद्दाम का इराक था, उसके साथ भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो दाइश ने अभी तक हमारी किसी इंस्टॉलेशन पे निशाना नहीं कसा है। बिल्कुल, आप समझिए इस बात को। तो दाइश से पाकिस्तान को ज्यादा खतरा है अनुपात में बनस्पत हिंदुस्तान के। और अगर हम, और इसीलिए हमको ना सिर्फ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करनी है, ठीक है, हमको अपनी जो सोशल एमिटी है, ठीक है, उसको भी मजबूत करना, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के भीतर एक बड़ी तादाद अक़लियतों की है जी, और उनको बरगलाना किसी के लिए संभव ना हो, हमें ये सुनिश्चित करना है। ठीक है, चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। हम चाहेंगे कि पहले मैं आऊंगा आपके पास, हम चाहेंगे कि जो हमारे राजनेता भाई बैठे हुए हैं भाजपा के और कांग्रेस के, 30-30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जाहिर तौर पे हम चाहेंगे कि जो सॉल्यूशन हो वो यहां पर कम से कम गैर राजनीतिक हो, यहां पर राजनीतिक धींगा मुश्ती ना बने। जी राजीव जी, शुरुआत आप कीजिए, 30 सेकंड्स फॉर यू। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं पाकिस्तान को लेकर के कि जो वर्तमान सरकार है वो दिग्भ्रमित है। अभी ऊफा टॉक्स की बात आई थी, तो मैं एक टेलीविजन चैनल पर था जिस टाइम ऊफा टॉक्स साइन हो रही थी, तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान जैसे ही पहुंचेंगे नवाज शरीफ, उस पर यू टर्न लेंगे, और उन्होंने यू टर्न लेने का काम किया, और उन्होंने कहा कि कश्मीर के बिना कोई बात नहीं हो सकती है, जबकि आतंकवाद को लेकर के बात होनी थी। दूसरी बात, अभी जब ये पठानकोट हादसा हुआ, उससे पहले गुरदासपुर हादसा हुआ था, जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री गए तब भी हम लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब नंगा नाच आतंकवाद का दोबारा से देश में खेलेगा, और उसने पठानकोट करने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से कि पाकिस्तान को लेकर के क्यों इतने सॉफ्ट हैं वो। विनोद जी ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री महोदय या कोई भी सेना जो है जवाब देती है। सन 47 से लेके आज तक सभी प्रधानमंत्रियों ने जवाब दिलवाया है। किसी ने ये नहीं कहा सेना से कि तुम सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना जब पाकिस्तान गोला चला है। ठीक है, तो सब टाइम पे जवाब दिया गया। भूगोल भी बदला गया विश्व का। कांग्रेस ने सब वो काम करना चाहिए थे देश हित में, पर बयानबाजी नहीं की, आतंकवादियों को लेकर के वोट नहीं दिया। जफर भाई बोलना शुरू कीजिए। बस त्यागी जी, बस जफर भाई बोलना शुरू कीजिए। बस त्यागी जी, देखिए पहले तो दो चीजें, जैसा पहले उस वक्त मैं रोक रहा था विनोद जी जो बात कह रहे थे उसमें, कि जो अभी टॉक्स चल रहे हैं और पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है, और जो मोदी जी जो गए थे, एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने और पाकिस्तान गए थे उनके बुलावे पे, ठीक है, अचानक, तो वो उसको सराहा दुनिया ने, और उसके बड़े अच्छे रहते हैं। लेकिन दो ही तंजीम, एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जो सही चलाता है उसने इसको उसके मुखालफत की, और दूसरी हिंदुस्तान की जो अपोजिशन है, कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी है, वो दोनों क्या एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो कॉइन की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात, ये ऐसा मौका है जबकि पहली बार पाकिस्तान पहली बार ऐसी इस तरह की बात, इस तरह से रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि वो वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को खुद से फोन करके कहते हैं कि भाई हमें टाइम दीजिए, मैं एक्शन ले रहा हूं, और वो एक्शन ले रहे हैं। पहला स्टेप उसका सही हुआ। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, नहीं क्या, ना जफर भाई ऐसा मत कीजिए, क्या एक्शन लिया गया भाई? अभी बोलने दीजिए, अभी आप नहीं, बिल्कुल। अरे आप भारत में जो सरकार जिस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं। आप ऐसा मत कीजिए भाई कि आप नवाज शरीफ का पक्ष लेने बैठ गए यहां पर। ऐसा नहीं, मैं कुछ आपको मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को पहली बार ऐसा हुआ नहीं, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं एक्शन ले रहा हूं, और उन्होंने सही किया। अरे क्या एक्शन लिया भाई? चेंज है,
और ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं दिखेगी, लेकिन दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हुआ है और भारत से बात करने के लिए चलिए भारत चलिए लास्ट 2 मिनट हमारे पास है। अब हम बस तैयार है। मैंने कहा था राजनीतिक धींगामुक्ति नहीं होगी। ठीक है, आप दोनों से अब कुछ देर के लिए शांति। अशोक जी, सवाल यहां पर यह है कि जैसे मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, भले ही जियो टीवी से और हामिद मीर साहब के ट्वीट से ये चीजें यहां तक पहुंची, उसके बाद जब विदेश मंत्रालय के अपने सूत्रों से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने ये इस बात में खुद की और सरकार की पीठ थपथपाई थी, लेकिन वो चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड था, किससे मैंने बात की इसलिए मैं उसको कोट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अहम सवाल यह है कि अब इतनी उहापोह की स्थिति में जो विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत पेंडिंग है, जो 15 तारीख को होनी थी, नहीं हुई, अब फिर उसका भविष्य भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरे विचार से तो जो जैसा दोनों सरकारों ने कहा है, जो ये मुलतवी की गई है, इट हैज बीन पोस्टपोन्ड, इट हैज बीन डिफर्ड, ऑफ कोर्स कैंसिल पहले हम लोग बहुत उत्साहित थे ना कि आउटकम आएगा इस दफे। जी देखिए, आउटकम था, इट वाज टू टॉक अबाउट टॉक्स, जो भाई क्या एजेंडा होगा, कब मुलाकात होगी, किस विषयों पर बातचीत होगी, क्योंकि ये तो कहा गया था जो कॉम्पोजिट डायलॉग पहले वाला था, उसके 8 मुद्दे होंगे, उसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। परंतु देखिए, एक चीज मद्देनजर रखनी चाहिए, जो क्योंकि आपने जो कहा 2001 में जैश ए मोहम्मद, जकीउर रहमान लखवी वगैरह वगैरह, 2008 में भी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, जब मुंबई में अटैक्स हो रहे थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट वेंट इनटू डिनायल, जो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे इसमें कोई भी कसाब का भी यही जियो टीवी गए थे, उनके विलेज को, उनके गांव को वगैरह वगैरह, उनसे माता पिता से बातचीत। इस बारी ऐसा कोई डिनाइल नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं जो हमारे यहां से हुआ है, और उन्होंने बिल्कुल कहा है, पूरी उनको दी है, आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री को, जो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक्सेप्टेंस भर काफी है क्या कपूर साहब, बहुत संक्षेप में? नहीं, देखो, एक्सेप्टेंस जो है ये कह रहे हैं कि डिनायल नहीं है, जितने भी अभी तक हमने उनको एविडेंस भेजा है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और उनके अभी कह रहे हैं हम 170 पेज का वो डोसियर उनको दे रहे हैं। जी ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेम्परेरी फीचर है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये एड्रेस कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर इनका इस समय मेन कंपल्शन है, 26 जनवरी आ रहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इधर आ रहे हैं, और इस समय ये कोई बातचीत वगैरह ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। ये सारा कुछ होगा, ये 26 जनवरी के बाद में होगा, और पाकिस्तान में है, जैसे इन्होंने बताया साजन साहब ने, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस बारी उन्होंने पूरी तरह से अभी भी माना नहीं है उन्होंने। विनोद जी, टाइम पूरा हो गया है, 20 सेकंड्स में आपको देना चाहूंगा, हालांकि आपके लिए बहुत कम है, लेकिन प्लीज 20 सेकंड्स में अपना फाइनल रिमार्क प्लीज। देखिए, टॉक शुड बी गिवन अ चांस, और पॉलिटिकल रिस्क प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, वो पॉलिटिकल रिस्क को सोच समझ के लिया होगा। ठीक है, हम लोग जो विपक्ष में लोग बैठे रहते हैं, जो मीडिया में लोग रहते हैं जी, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो हमसे ज्यादा पुख्ता होती है। बिल्कुल, तो हमको लेट्स गिव डायलॉग अ चांस, ठीक है, एंड लेट्स नॉट प्री जज। ठीक है, बस इतनी सी बात। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हम सब लोगों को, और वो कहते हैं ना कि आशा पे आसमान टिका हुआ है, बातचीत भी करनी चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो अलग अलग तंजीमें भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फैला रही हैं, उनको रोकें, और रोकने के पहले हम उनको अलाउ ही ना करें कि हमारे यहां घुसकर वो आतंकवादी गतिविधियां करें। इसलिए सबसे पहला काम हमको बातचीत करनी है, उसके साथ साथ अपनी सीमाओं की चौकसी इतनी पुख्ता कर देनी है कि सीमा पार से कोई आतंकवादी हमला हमारे ऊपर हो ही नहीं। इससे पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनेगा और शायद इस समस्या का कोई सार्थक हल निकलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत शुक्रिया हमको देखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। आपके अपने चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।